हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। आज लेके आए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लोगे ना, आपके इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड थ्योरी, जर्नल एंट्रीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रो राटा अलॉटमेंट, फोरफीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व, अदर देन कैश, सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर में आपको पूरा मिल जाएगा। क्लियर? सो हियर वी गो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट वॉच द वीडियो till the end for complete command over this tough chapter. Chapter no doubt tough है, लेकिन कोई चैप्टर को अगर ढंग से देख लोगे इस वीडियो को, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। So here we go with the chapter. First we'll start with the theoretical portions. कुछ theoretical points एग्जाम में आते हैं, राइट? कुछ theoretical points एग्जाम में को बहुत काम आएंगे। पहले उन पे फोकस करेंगे फटाफट, एंड उसके बाद जर्नल एंट्रीज एंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? फर्स्ट थिंग, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो इश्यू ऑफ शेयर्स इस कंपनी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है मालूम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होता है, सिर्फ 2 मेंबर्स मिलकर भी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7। क्यों करा रहे हैं? एमसीक्यूज आता है आप लोगों के सिलेबस में, इसीलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, और द चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। कि ये क्वेश्चन आता है, उसका आंसर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्टर ऑफ द कंपनी, राइट? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, the maximum amount of share capital which can be issued by a company at any point of time is known as authorized capital या registered capital, या उसको nominal capital भी बोला जाता है। authorized capital या registered capital या nominal capital, ये क्या होता है? कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी कभी भी इश्यू कर सकता है, इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स दोनों मिला करके। एंड ये मेंशन कहां रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड रहता है। क्लियर? इस थ्योरी वाले पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, एग्जाम के दिन पहले दिन रात को रिवाइज कर लेना। उसके बाद द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एट विच शेयर्स कैन बी इश्यूड बाय अ कंपनी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी कितना प्रीमियम पे अपना शेयर्स इश्यू कर सकता है। प्रीमियम का मतलब मालूम होगा कि कंपनी के शेयर्स का एक फेस वैल्यू होता है, कंपनी फेस पार वैल्यू या उसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, उससे ज्यादा दाम में शेयर्स इशू कर सकता है, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी कितना भी चार्ज कर सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, 5%, 10%, 20%, देयर इज नो लिमिट कि कंपनी कितना प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकता है। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच अ कंपनी कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, शेयर फोरफिट करने के बाद री इश्यू की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? फ्रेश इश्यू शेयर्स की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू होते ही नहीं है। सो अगर पूछता है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच कंपनी कैन इश्यू शेयर्स टू पब्लिक इज 0, दैट्स निल। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कोई शेयर होल्डर अगर कॉल मनी पे करना भूल जाता है, नहीं पे करता, लेट पे करता है, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉल से चार्ज करता है, उसका रेट होता है 10%। एंड अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में कंपनी को पैसा देता है किसी कॉल का, उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट कंपनी से मिलेगा। इंटरेस्ट कॉल से एडवांस का रेट होता है 12%। क्लियर? उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप नहीं होते, कुछ लोग हो जाते हैं। रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? इट्स डिफरेंट, और कैपिटल रिजर्व इज डिफरेंट। कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी का, जैसे फॉरवर्डेड शेयर्स को रीइश्यू करके जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है। कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, वो तो प्रॉफिट है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का शेयर कैपिटल का अनकॉल्ड पोर्शन जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया, उसका वो हिस्सा, दैट पोर्शन जो कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि उसको कॉल अप नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के बंद होते टाइम ही उसको कॉल अप किया जाएगा, दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स
पर्सनल अकाउंट से नेचर होते हैं, इनका भी क्वेश्चन पूछता है ये विच टाइप ऑफ अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, दिस आर ऑल नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। नेक्स्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जो कंपनी को मिलता है वो कंपनी कहां कहां यूज कर सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर प्रीमियम का पैसा जो कंपनी कलेक्ट करता है दैट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर 5 पर्पसेस, ध्यान में रखिएगा, इससे एमसीक्यू 100% बनेगा। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, सिर्फ ये 5 पर, इसको छोड़ के कोई और पर्पस से कंपनी यूज नहीं कर सकता है। सबसे पहला क्या है, इन इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, इन इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, fully paid up bonus shares to the existing shareholders for writing of the premium on redemption of preference shares or debentures the company का प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को जो कंपनी रिडीम करता है उसके जो प्रीमियम पे कर रहा है वो कंपनी के लॉस है, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटीज का पैसा यूज किया जा सकता है। फॉर बाईबैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपना इक्विटी शेयर्स मार्केट से बाईबैक कर रहा है, उसके लिए भी सिक्योरिटीज का पैसा को यूज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के काम में कंपनी ले सकता है, राइट, एंड टू राइट ऑफ द expenses or discount on issue of shares or debentures, on issue of shares or debentures। कंपनी जो शेयर्स या डिबेंचर इशू कर रहा है में जो एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स, वो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटीज के पैसे को यूज कर सकता है। ओनली फॉर दिस 5 पर्पसेस द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी जब शेयर्स इशू करता है ना तो प्रोस्पेक्टस में जितना शेयर्स मेंशन्ड है कि हम इतना इशू कर रहे हैं उसका कम से कम 90% एप्लीकेशंस कंपनी को मिल जाना चाहिए, otherwise the company cannot proceed to allot the shares। for example कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर्स इशू किया है तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कम से कम 90,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इशू किया है तो उसका 90% 90,000, 90,000, 92,000, 95 तो कुछ भी उससे बेसी आएगा तो ही कंपनी अलॉट कर सकता है। 90,000 या उससे बेसी, उससे कम शेयर्स अगर आया ना एप्लीकेशंस तो जितना एप्लीकेशन आया है कुछ भी अलॉट नहीं कर पाएगा, कंपनी को पूरा पैसा रिटर्न कर देना पड़ेगा। यस, अगर 85,000 ही आया है तो 85,000 पूरा रिफंड कर देना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि 90% से कम हो रहा है अपने एग्जाम्पल में, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट शुड बी रिसीव्ड ऑन अ पब्लिकेशन 90% द इशूड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन अलग है। एक और क्वेश्चन होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू कर रहा है, अपने मालूम है ना एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, कंपनी थोड़ा थोड़ा अगर पैसा लेता है तो एप्लीकेशन में कंपनी को मिनिमम कितना लेना था उसको लेकर के भी एक लॉ है। वो क्या है? 5% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, 5% ऑफ द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का 5% कम से कम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपया का शेयर इशू है तो 5% मतलब 5 रुपया कम से कम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, या फिर इश्यू प्राइस का 25%, whichever is higher। इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है मालूम है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मतलब 100 रुपए का शेयर है, कंपनी अगर मान लो 300 रुपये में इश्यू कर रहा है तो इश्यू प्राइस कितना कहलाएगा? 300। फेस वैल्यू कितना कहलाएगा? 100 रुपया। फेस वैल्यू का 5% या इश्यू प्राइस का 25%, whichever is higher। क्लियर? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर घंटे से हम लोग करेंगे, किया हुआ भी है आपका, ये अपना 1 शॉट वीडियो है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स जब होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं विथ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल से उसको डेबिट किया जाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब अगर नहीं मालूम है, आने वाले हम लोग सम्स में करेंगे। कंपनी जब भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करता है तब एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। क्लियर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पहले बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, उसी में कैपिटल मेंशन होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल।
कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ये कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया, कंपनी क्या बिजनेस कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो भी कहाँ मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज डिविडेंड्स आर पेड ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर, दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। डिविडेंड्स एज अ परसेंटेज कंपनी पे करता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर में 5%, 10%, वॉट एवर दैट इज पेड ऑन द पेड अप कैपिटल। क्लियर? पेड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। कंपनी जो शेयर्स प्रॉफिट कर लेता है ना, उनको रीइश्यू भी करता है कंपनी, राइट? जब रीइश्यू करता है ना, तो ध्यान से समझना कि सपोज यहाँ 10 रुपये का शेयर है और किसी पहले वाले शेयर होल्डर ने, मतलब उसने 7 रुपये पे किया था, उसका शेयर्स प्रॉफिट कर लिया कंपनी, बिकॉज आगे का पैसा नहीं पे किया। मान लो फाइनल कॉल का था 3 रुपये का, उसने पे नहीं किया, कंपनी ने शेयर्स प्रॉफिट कर लिया। अब इन शेयर्स को री इश्यू जो कंपनी कर रहा है ना, तो दो तरह का क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितना रुपया लेके री इश्यू करना पड़ेगा, या दूसरा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट कंपनी दे सकता है। ध्यान से सुन लेना, 10 रुपये का शेयर है, पहले किसी शेयर होल्डर ने 7 रुपया पे किया था, बाकी का 3 रुपया सेकेंड कॉल का नहीं पे किया, कंपनी ने शेयर्स प्रॉफिट कर लिया। फॉरफीचर के बाद जब ये शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, तो कंपनी को ये शेयर्स मिनिमम 3 रुपया लेके रीइश्यू करना पड़ेगा। मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। कैसे? पहले वाले से 7 रुपये मिला हुआ है, इस नए वाले शेयर होल्डर से 3 रुपये, 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। या फिर इसको हम लोग घुमा के क्या बोल सकते हैं, कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? 7 रुपया। 10 रुपये का शेयर पे 7 रुपये मिला हुआ है, तो 7 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, मिनिमम देना पड़ेगा 3 रुपया। फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी री इश्यूड एट अ डिस्काउंट मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड। मतलब 7 रुपये से बेसिक डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकता है, दैट विल बी वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट चले जाएंगे, आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिस्काउंट अपने एग्जाम्पल में कितना दे सकते हैं? 7 रुपया। कैसे? जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था। फॉरफिट कितना हुआ था? जितना पहले वाले शेयर होल्डर ने दिया था आपको। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू द प्रमोटर्स, कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर सकता है, उस टाइम कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? ये हम लोग अदर देन कैश वाले सेक्शन में करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, या दैट इज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट के नाम से भी डेबिट हो सकता है। एंड वी कम टू लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का, सिक्योरिटीज रिसीव्ड बाय कंपनी इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी जब शेयर्स को एट अ प्रीमियम इशू करता है, तो जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिलता है, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग डाउन टू द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट अपने अकाउंट एंट्रीज का बेसिक से करेंगे हम लोग। कंपनी जो शेयर्स इशू करता है, आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए दैट कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेता है। थोड़ा पैसा एप्लीकेशन में, थोड़ा अलॉटमेंट में, थोड़ा फर्स्ट कॉल में, थोड़ा सेकेंड कॉल में, पहली बार। दूसरी बात को याद होगा, कंपनी शेयर्स एट पार भी इशू कर सकता है। मतलब 10 रुपये का शेयर है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर कंपनी 10 रुपया में ही इशू कर सकता है, या हो सकता है कि 10 रुपये का शेयर है, कंपनी इशू कर रहा है सपोज 12 रुपये में, यहाँ जो कंपनी 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है उसको बोला जाता है प्रीमियम। एंड कंपनी 10 का शेयर इशू कर रहा है, आपको जो एप्लीकेशंस दिया जाता है कि आप अप्लाई करो, तो एप्लीकेशन के साथ कंपनी थोड़ा पैसा लेता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन में, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट के साथ में, थोड़ा फर्स्ट कॉल के साथ में, हो सकता है सेकेंड कॉल भी हो सकता है थर्ड कॉल भी हो सकता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ही पूरा 10 रुपये ले ले, एक एप्लीकेशन का स्टेज, एक अलॉटमेंट का स्टेज। हो सकता है कंपनी 3 स्टेज में पैसा ले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि 4 बार या 3 बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा, कभी चाहे तो 1 बार में भी ले सकते हैं। क्लियर? नाउ कैसे लेगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, अपने को कंपनी के बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। नाउ कंपनी मान लो यार 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है, लेकिन पब्लिक अब अप्लाई किया हो सकता है 12,000 शेयर्स, कंपनी अप्लाई कर सकता है 15,000 शेयर्स। पब्लिक तो कितना भी अप्लाई कर सकता है। कंपनी के बुक्स में इशू करने का एंट्री कुछ भी नहीं होता है, एप्लीकेशन में मिलने का एंट्री तो याद होगा। सो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा? एप्लीकेशंस जितना शेयर्स का मिला इनटू द एप्लीकेशन मनी पर शेयर। क्लियर? जितना एप्लीकेशन मिला मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेशन मनी पर शेयर।
सपोज कंपनी को 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है एंड एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं 3 रुपये करके एप्लीकेशन मनी है, तो 12,000 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सेकेंड एंट्री क्या होती है, कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला है तो कंपनी को पैसा रिफंड कर देना होता है पब्लिक को। अगर रिफंड करता है, कंपनी चाहे तो रिफंड कर दे, कंपनी चाहे तो उसको अलॉटमेंट केस मनी के अगेंस्ट में एडजस्ट करके भी रख सकता है। तो अगर रिफंड कर रहा है तो ऑब्वियस ये जो एंट्री हुई थी, एंट्री तो रिवर्स हो जाएगी। अमाउंट कितना आएगा, सपोज 2,000 शेयर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा था ना, तो 2,000 का पैसा कंपनी का पूरा रिफंड कर दे रहा है। एप्लीकेशन में 3 रुपया था, 2,000 इंटू 3, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। कंपनी अगर सिर्फ 500 को ही रिजेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में रिजेक्ट वर्ड भी रह सकता है। नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 500 शेयर्स, ये भी दे सकता है। तो जितना भी शेयर्स रिजेक्ट हो रहा है उनका पैसा रिफंड होना है, एप्लीकेशन टू बैंक, उतना शेयर्स इनटू द एप्लीकेशन मनी। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अगर आप ढंग से देख लो ना और ढंग से पूरा समझ लो, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हियर वी गो अगेन आगे। फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ में एडजस्ट करना। हमने कहा था कंपनी या तो रिफंड नहीं करके एडजस्ट कर सकता है, या थोड़ा रिफंड क्या थोड़ा अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता है। एंड ये यूजुअली कब होता है, प्रो राटा के केस में होता है। जब प्रो राटा, जब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है ना, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तब होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट कर रहा है, क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था, अब उस अकाउंट को खत्म करना है तो वो डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नाउ कंपनी ने जितना शेयर्स इश्यू किया था उसका एप्लीकेशन के पैसे को अब कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इसको बेसिकली कहा जाता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि जो एप्लीकेशन पैसा लोगों ने दिया था उनको शेयर्स अलॉट कर दे रहे हैं, उनके नाम से रजिस्टर कर दे रहे हैं, उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो उसका एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द कैपिटल अकाउंट। Clear? This is called transfer of application money to the capital account, the equity share application account debit to equity share capital account. Now इसमें हमने 3 एंट्रीज की अभी हम लोग। आप अगर गौर से देखो कि रिफंड का एंट्री, एप्लीकेशन टू बैंक, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करने की एंट्री, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, एंड एप्लीकेशन पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तीनों एंट्री को चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री में काम हो सकता है। क्लियर? एक सिंगल एंट्री हो जाए कैसे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अलॉटमेंट टू कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, एप्लीकेशन का स्टेज। अब आता है हमारा अलॉटमेंट का स्टेज। अलॉटमेंट का स्टेज में क्या होगा दोस्तों, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा फिर मिलेगा। एप्लीकेशन का स्टेज में पहले बैंक टू एप्लीकेशन होता है, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल हो रहा है, राइट? रिफंड का एंट्री को छोड़ दें अगर अपने नहीं है समझ में, अगर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट वाला एंट्री अगर नहीं है तो पहले पैसा मिला बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। इसको छोड़ के हर स्टेज में आपको याद होगा, हर स्टेज में क्या होता है, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, कॉल मनी ड्यू होगा फिर कॉल का पैसा मिलेगा, ध्यान में रखना है। पहले ड्यू का एंट्री बोलते हैं उसको, फॉर अलॉटमेंट मनी बीइंग ड्यू, ये ड्यू का एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी अलॉटमेंट के साथ में ले रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं रहेगा तो प्रीमियम नहीं आएगा, टू कैपिटल होगा खाली, प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी मिलने का एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को जब मिलेगा तब क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी हो सकता है कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, शेयर ले तो लिया था, एप्लीकेशन पैसा देके शेयर ले लिया, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया, फेल कर दिया देना, तब क्या होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट थोड़े पहले थ्योरी में बताया था, ये सब कुछ क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स होता है। कॉल्स इन अरियर, अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, ये सारा पर्सनल अकाउंट होता है।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब कॉल मनी ड्यू, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलग अलग है तो पहले होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर फर्स्ट कॉल मनी मिलने का एंट्री होगा, फिर सेकंड कॉल ड्यू होगा, फिर सेकंड कॉल मनी मिलने का एंट्री होता है, राइट? तो कॉल मनी मिलने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से रीड अकाउंट डेबिट, हो सकता है कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो कॉल से अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। अभी टू कॉल से एडवांस क्यों किए? हो सकता है कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, अभी सेकेंड कॉल बाकी है, कोई शेयर होल्डर सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम ही कंपनी को दे दिया, तो कंपनी को एडवांस में पैसा मिला है, और एडवांस से कुछ भी मिलता है तो वो लायबिलिटी होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, याद है? इसीलिए टू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? ये कॉल्स एडवांस बाद में जाके एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? ये बाद में एडजस्ट होता है, नेक्स्ट कॉल के टाइम में कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या कॉल्स इन अरियर जो हम लोग डेबिट कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट स्टेज में शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा दे देता है तो कॉल्स अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये सब हम लोग सम्स के थ्रू करेंगे, जब सभी एंट्रीज का रिकैप दे रहे हैं आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का एंट्री, फोरफीचर का मतलब क्या होता है मालूम है? तो अगर कोई शेयर होल्डर कोई स्टेज पे पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में या सेकेंड कॉल में कोई स्टेज पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उस शेयर होल्डर को लीगल नोटिस दे सकता है कि भाई इतना दिन के अंदर तुमने का पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा शेयर्स हम कैंसल कर देंगे, जब्त कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर ने अभी तक जो पैसा दिया है वो पैसा भी कंपनी हजम कर लेगा, वो पैसा नहीं लौटाएगा आपको। क्लियर? एंड आपका शेयर्स कैंसिल हो जाएगा। फोरफीचर सारा कॉल्स होने के बाद ही होगा, जरूरी नहीं है। अगर मान लो सेकेंड कॉल तक का सम है तो कंपनी सेकेंड कॉल के बाद भी फोरफीचर करेगा, जरूरी नहीं है। किसी शेयर होल्डर ने अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद भी फोरफीचर कर सकता है। या सपोज कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट के बाद भी फोरफीचर कर सकता है। या कंपनी हो सकता है उस केस से मान लो अलॉटमेंट का नहीं दिया, वेट कर रहा है, कंपनी फर्स्ट कॉल का लेटर भी भेजा आपको, ईमेल भेजा आपको, एंड आपने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद भी फोरफीचर कर सकता है। या कंपनी स्टिल वेट कर सकता है, कंपनी सेकेंड कॉल भी कर लेगा, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं दिए तो कंपनी फोरफिट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है मालूम है? मान लो कंपनी ने सेकेंड कॉल किया और अब आपकी नींद जागी, आप अलॉटमेंट वाला कॉल सिनेरियो, फर्स्ट कॉल वाला कॉल सिनेरियो सब मिला के सेकेंड कॉल के टाइम भी कंपनी को दे सकते हो। अगर दे दोगे तो फोरफीचर नहीं होगा, अगर दे दोगे तो कंपनी को उसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल टू कॉल सिनेरियो, कॉल्स का पैसा मिल जाएगा, तो फोरफीचर नहीं होगा, ध्यान में रखना। क्लियर? फोरफीचर हो रहा है या नहीं हो रहा क्वेश्चन में मेंशन रहता है। फोरफीचर का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किससे होता है? ये बहुत ध्यान से आप जब एंट्रीज नोट कर अपने कॉपी में तो इसको याद से अंडरलाइन कर लेना, विद द अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी जब फोरफिट कर तब तक कंपनी कितना कॉल कर चुका है। मान लो फाइनल कॉल 2 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है और कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीचर कर रहा है, क्योंकि कोई एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स इंटू 8 रुपया, क्योंकि 2 रुपये का फाइनल कॉल ने कंपनी ने किया ही नहीं है अभी तक। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री पास ही नहीं हुई है, याद आ रहा है ना? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 500 इंटू 8। आया समझ में? विद द अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब जहां पे कंपनी जिस स्टेज फोरफिट करे वहां तक कितना कॉल हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होता है। सिक्योरिटीज आपको याद होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। जब मनी ड्यू होता है ना, अलॉटमेंट ड्यू, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? या अगर एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम है तो एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम होता है ना,
तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इस एंट्री में हो जाता है, तो प्रीमियम क्रेडिट होता है। अब अपने बात क्या कर रहे हैं कि ये शेयर्स अगर फोरफिट हो रहे हैं, शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया है, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। जैसे अपने एग्जांपल में अगर 500 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं तो 500 ही कंपनी ने इशू किया, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर्स, टोटल नहीं हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में डेबिट उतना ही शेयर्स का होगा जितना फोरफीचर हो रहा है इनटू द कॉल्ड अप अमाउंट। प्रीमियम में भी क्या आएगा, इन 500 शेयर्स ही इनटू द प्रीमियम का अमाउंट। अगर नहीं मिला है तो मिल गया तो डेबिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन का पैसा तो हर शेयर होल्डर दिया हुआ कंपनी को, तो प्रीमियम डेबिट ही नहीं होगा। या प्रीमियम मान लो अलॉटमेंट में है, बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, उसके बाद फर्स्ट कॉल में फेल किया, तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया मतलब क्या, प्रीमियम दे दिया, अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम था तो भी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। डेबिट कब होगा, इफ नॉट रिसीव। आ गया समझ में। टू कॉल्स इन अरियर, जब शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं आप, तो पहले इस शेयर होल्डर का कॉल से अकाउंट जितना डेबिट हुआ है, आपको याद होगा कि जब कॉल का पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं देता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, बताए थे राइट। यहाँ पे डेबिट दिखाए थे, यहाँ पे डेबिट नहीं मिलता तो डेबिट है, क्योंकि मिलना बाकी एसेट है वो। तो जब फोरफीचर होगा ना, उस कॉल से अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करके कैंसिल कर दे रहे हैं। इसके बाद टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना, जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना, कॉपी में नोट तो करना ही आपको। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द फोरफिटेड शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मनी। फोरफिटेड शेयर्स के ऊपर में जितना पैसा कंपनी को मिल चुका है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, जो भी पैसा शेयर होल्डर दिया है अभी तक, वो पूरा पैसा फोरफिचर अकाउंट में आ जाएगा। बट प्रीमियम का पैसा भी अगर वो दे दिया है तो प्रीमियम वाला पैसा फोरफिचर अकाउंट में नहीं आता है। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। ये होता है फोरफिचर शेयर्स कैंसिल करने का। अब ये फोरफिटेड शेयर्स जो है ना, कंपनी चाहे तो री इशू कर सकता है, किसी भी शेयर होल्डर कंपनी री इशू कर सकता है, किसी को भी री इशू करते टाइम। री इशू का मतलब क्या है, कंपनी वापस पैसा ले रहा है, किसी और को शेयर दे रहा है, वो अलॉट कर रहा है किसी और को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू, री इशू करने में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितना से मालूम है, जितना रुपये डिस्काउंट दे रहा है कंपनी। री इशू टाइम में मैंने कहा था, अभी थ्योरी पढ़ाते टाइम में डिस्काउंट देता है कंपनी, डिस्काउंट पे री इशू कर सकता है। तो मान लो शेयर 10 रुपए के हिसाब से री इशू हो रहा है, एज ₹10 पेड अप, बट कंपनी ले रहे सामने वाले से खाली 8 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपया, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपया। फ्रेश इश्यू शेयर डिस्काउंट पे नहीं होता है, बट री इश्यू डिस्काउंट पे होता है। तो री इश्यू के टाइम में जो डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड अगर री इश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब 10 रुपए का शेयर कंपनी री इश्यू कर रहा है 11 रुपया में, तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक में डेबिट 11 रुपया, तो ज़्यादा दाम में री इश्यू कर रहा है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो क्या लिखा है, इफ री इश्यूड एट अ प्रीमियम। एंड प्रॉफिट ऑन री इश्यू फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स री इश्यू करके जो प्रॉफिट होता है, कैसे प्रॉफिट होता है कि कंपनी पहले फोरफिचर अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर रहा है, यहाँ पे उसमें से अगर कुछ डिस्काउंट दे रहा है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट, जो बचेगा प्रॉफिट है, अगर बचेगा तो शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। लॉस कभी नहीं हो सकता री इश्यू करके। अभी मैंने को थ्योरी पढ़ाया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं जितना पहले वाले शेयर होल्डर से मिला हुआ था, याद आया। तो कभी मत सोचना कि लॉस और री इश्यू का एंट्री से उल्टा कर देंगे, क्या लॉस तो होता ही नहीं है, या तो प्रॉफिट होगा या कुछ नहीं होगा। क्लियर। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। ये सिर्फ जनरल इंटरेस्ट की है, लेकिन अब इनका हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सम्स के थ्रू देखना होगा। एक इलस्ट्रेशन पहले आपको बोर्ड पे करा रहा है, देखो ध्यान से आप। शेयर्स इश्यूड 50,000, कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं 50,000, एप्लीकेशंस मिला है कंपनी को 80,000,
उसमें से कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया 10,000 शेयर्स। मतलब क्या है, 80,000 का एप्लीकेशन आया, कंपनी 10,000 का तो रिजेक्ट मतलब रिफंड करना ही पड़ेगा एप्लीकेशन को, डेबिट टू बैंक, अभी जो एंट्री किए थे अपन लोग। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। क्लियर? लिखा क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, कि बाकी एप्लीकेंट्स को कंपनी ने प्रपोर्शनेट शेयर्स दे दिया। प्रो राटा वैसे एक बहुत भारी भरकम वर्ड है इस चैप्टर में कि प्रो राटा देखते लोग डर जाते हैं। अभी ये सम्स वैसा प्रो राटा का नहीं है, एकदम बेसिक समय, टेंशन ना लो आप, मत सोचना पहले सम्स में सर ने प्रो राटा करा दिया। प्रो राटा खाली मतलब होता है, जो फर्स्ट एंट्री में वो समझा रहा था, सेकेंड एंट्री में रहता कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगर आया, कंपनी उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को अपने पास में रख सकता है अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए। बट वो तभी रख सकता ना जब मैंने अप्लाई किया, मान लो 1000 शेयर्स, कंपनी मेरे को अलॉट करा खाली 800, तो मेरा 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी अभी रिफंड नहीं करके मेरे को बोलते दुगड़ जी अभी पैसा रख ले रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम में उतना रुपया कम दे देना। प्रो राटा खाली इसी को बोलते हैं, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करना ना। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, तो 80 में से 10 तो रिजेक्ट हो गया ना, हाँ है ना, कितना बचा 70,000। 70,000 वालों को कंपनी प्रपोर्शनलिटी थोड़ा थोड़ा करके सबको 50,000 शेयर्स अलॉट कर देगा। बात समझे आप? उसके बाद क्या लिखा था, एप्लीकेशन में 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 रुपया, सेकेंड कॉल 1 रुपया। Mr. X holding 2,000 shares paid his second call money along with the first call. Mr. X holding 2,000 shares paid his second call money along with the first call. Second call का पैसा first call के साथ ही भेज दिया वो। कौन सा वर्ड यूज होता है इसके लिए? करेक्ट, calls in advance. And Mr. Y holding 500 shares failed to pay the 2 calls. Mr. Y फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं? Calls in arrear. Correct. His shares are forfeited after the second call. Mr. Y का शेयर्स कंपनी forfeit करा सेकेंड कॉल के बाद में। Out of these, 400 shares were reissued at ₹11 each as fully paid up. ये जो शेयर्स forfeit हुआ कितना? 500, उसमें से कंपनी 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है, 11 रुपए ईच करके as fully paid up। जर्नल एंड कैश बुक बनाने बोला है, जर्नल एंड कैश बुक बनाने बोले। अभी एक बात ध्यान से समझना, हम इंटरेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे, इसमें बैंक का इंटरेस्ट था, हाँ या ना, एंड कोई कोई एंट्री में बैंक का एंट्री नहीं था। जर्नल एंड कैश बुक दोनों डे बुक्स होता है। क्लियर? ऐसा नहीं है जर्नल में बैंक वाला एंट्री से पूरा बनाएंगे अपने, अगर सिर्फ जर्नल बोलेगा तो एंट्री ऐसी होगी, बट अगर जर्नल एंड कैश बुक बोलेगा ना तो हमेशा याद रखना बैंक वाला जो पोर्शन का एंट्री है, बैंक वाला जो एंट्री है वो कैश बुक में जाएगा, अब बिना बैंक वाला जो एंट्री है वो सिर्फ जर्नल में आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जर्नल में सारा एंट्री पास कर दो फिर वहां से देख करके कैश बुक में पोस्टिंग कर दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन दैट केस आप एक ट्रांजैक्शन को 2 डे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंड कैश बुक दोनों डे बुक्स है, एंड एक ट्रांजैक्शन एक ही डे बुक में रिकॉर्ड हो सकता है। दैट इज अ लॉजिक कि आप जर्नल में बैंक वाला एंट्री फिर नहीं कर पाएंगे अगर आपको कैश बुक बनाने बोला है तो। ऐसा जब होता है, जो प्रैक्टिस करते टाइम में आप जर्नल कैश बुक को सेपरेटली प्रैक्टिस कीजिए। वो तो होगा क्या, कॉपी का एक पेज में आप कैश बुक ड्रॉ कर लो और सामने वाले पेज में आप जर्नल ड्रॉ कर लो, एक एंट्री कैश बुक में एक एंट्री अंदर, वैसे करके करना होता है। क्लियर? अगर आप बैंक वाला एंट्री जर्नल में कर दोगे, कैश बुक जब समझ पूछा है तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो गलती नहीं करनी है अपने को। सो आई हैव क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। क्लियर? सो रिमेंबर, कैश बुक के फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस का सिंबल, फॉर्मेट के साथ बनाना होगा। जर्नल भी फॉर्मेट के साथ में बनाना होगा। 1 शॉट वीडियो है, मैं भी फॉर्मेट में आपका टाइम किल नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेट के साथ बनाना होता है।
मैंने क्या कहा, कॉपी का एक पे सेम साइज स्पेसिंग पेजेस लो, एक पेज में कैश बुक बनाओ, आप एक पेज में जर्नल बनाओ, वीडियो के साथ साथ में करते रहो आप, ठीक है ना। सो सबसे पहला हमारा एंट्री कैश बुक में होगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहला एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अभी हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ आप ब्रैकेट वाला कैलकुलेशंस जरूर से नोट कर लेना, इट इज 80,000 इंटू 3 रुपया करके आपके एप्लीकेशन में लिखा, क्लियर। सो ये जस्ट अपने समझने के लिख रहे हैं अपने 2,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो कैश बुक वहां के जर्नल में नहीं आएगा। अब कंपनी इसमें से क्या कर रहा है, 10,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर रहा है, तो रिफंड का एंट्री क्या जानते थे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश बुक में बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000। अब बाकियों को कंपनी ने क्या किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा था, और कंपनी जो 50,000 शेयर्स इशू किया था उसका पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में, तो वो एंट्री आपके बगल वाले पेज में जर्नल में पास करेंगे आप। तो जर्नल में आपकी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपका इसमें अमाउंट कितना होगा, 70,000 इंटू 3, क्लियर, दैट इज 2,10,000। अलॉटमेंट में कितने का चला जाएगा, 20,000 शेयर्स का 3 रुपया करके, दैट इज 60,000, एंड कैपिटल में 50,000 इंटू 3, 1,50,000। नरेशन होता है, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स adjusted against allotment and on 50,000 shares transferred to equity share capital account। नरेशंस भी देना होगा, अगर एग्जाम में पेपर में लिख देते हैं नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज नरेशंस भी देना होगा। 2,40 का एप्लीकेशन आया था, 30 का रिफंड हो गया, 2,10 का बचा था, 2,10 का एंट्री आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का स्टेज होता है। आप रिकॉल कीजिए क्वेश्चन में कि आपका अलॉटमेंट मनी कितना था, 5 रुपया करके था, क्लियर, जिसके अंदर प्रीमियम था। अब प्रीमियम कितना रुपया था कैसे पता चलेगा आपको, तो देखो 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर है, 3 रुपया प्लस 5 रुपया 8 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया 11 रुपया प्लस 1 12 रुपया, टोटल कंपनी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस सेकेंड कॉल सब मिला के 12 रुपया ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है कि प्रीमियम कितना रुपया होगा, 2 रुपया। प्रीमियम कितना रुपया क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है, ये कैलकुलेशन करना समझ में आ गया। एकदम बेसिक लेवल का सम्स है, एक सम्स के अंदर में आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कॉल्स एडवांस, कॉल्स इन अरियर, फोर फीचर, प्रीमियम, ये सारा पोर्शन, जर्नल, कैश बुक, जैसे मैं कहा था ये वन शॉट वीडियो को ढंग से देखो ना, आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए सम्स चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना, मैं प्रैक्टिस सम्स भी दूंगा एंड उनका सोल्यूशन का वीडियो भी डालूंगा, बट आई नीड अ कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर चाहिए उसके लिए, क्लियर। सो अब हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री हमारी क्या होगी,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितना से होगा? 50,000 शेयर्स इंटू 5 रुपया, दैट इज 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली 3 रुपया के हिसाब से दैट इज 1,50,000, 50 इंटू 3 लिख लेना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। क्लियर है? सिंपल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आप गौर से देखो, अलॉटमेंट में कोई और झमेला नहीं था, जो भी था अब फर्स्ट कॉल में किसी ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल से पैसा नहीं पे किया, अलॉटमेंट में कोई और प्रॉब्लम नहीं था। अब ध्यान से समझना कि अलॉटमेंट के टाइम आपने अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कितना किया है? 250, और पहले से आपने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कितना किया था? 160। क्या मतलब इसका मालूम है? कि आपको अलॉटमेंट का पैसा पहले से 60 मिला हुआ था, तो अब आपको अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? दिस माइनस दिस 190। तो वो लोग तो वापस पैसा नहीं देंगे ना, उनका तो एक्स्ट्रा पैसा आपने रख लिया था, तो 190। तो उसका एंट्री कहाँ आएगा? कैश बुक में। कैश बुक में हमारी एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख ले रहे हो, मेरा वादा है शेयर्स का चैप्टर में 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा आपका। प्रॉपरली समझ लो। अगर कोई भी तरह की परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखो। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। इसके बाद नेक्स्ट, आपका अलॉटमेंट का स्टेज कंप्लीट हो गया था। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने का एंट्री आपका, फर्स्ट कॉल मनी क्वेश्चन फॉलो करो आप। कितना रुपया था? 3 रुपया पर शेयर था। 3 रुपया पर शेयर जब आपका फर्स्ट कॉल मनी है, तो उसका ड्यू का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल मनी है, 50,000 शेयर्स था, तो 1,50,000। क्लियर? अब ध्यान से समझो आप एक चीज। फर्स्ट कॉल के टाइम एक शेयर होल्डर, क्वेश्चन फॉलो करो अपना एक बार। मिस्टर एक्स होल्डिंग 2,000 शेयर्स पेड हिज सेकेंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल मनी कितना रुपया करके था? 1 रुपया करके। तो 2,000 शेयर्स कॉल से एडवांस हो गया, मतलब पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जब होगा, उसमें 2 कॉल से एडवांस हो जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल जब होगा। क्लियर? तो उस टाइम 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल भी हो जाएगा, मतलब कॉल से एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो ये पैसा कहाँ आएगा? कैश बुक में आएगा ना, कॉल से एडवांस। और एक आदमी कॉल का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर्स के ऊपर में दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया था मिस्टर वाई ने। मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम में अरियर होगा कितना? 500 शेयर से फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया करके 1,500 रुपये का कॉल्स इन अरियर होगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स एडवांस। एंट्री समझ में आ रही है? तो ये कॉल्स इन अरियर जो है कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। ये कॉल्स इन जर्नल में रिकॉर्ड होगा, मतलब आपकी जर्नल एंट्री। या पहले अगर आपको मैं कंपाउंड एंट्री समझाऊं, कंपाउंड एंट्री क्या हो रही है मालूम है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एक्चुअली फर्स्ट कॉल में 50,000 इंटू 3 जो पहले आपने डेबिट किया था 150 वही आएगा। कॉल्स इन अरियर में मिस्टर वाई का 500 इंटू 3 1500 आएगा। कॉल्स इन एडवांस में
फिर x वाला 2000 इंटू 1 2000 आएगा। क्लियर? बैंक में आपका 1,50,500 आ जाएगा। पहला पार्ट ये समझ में आ रहा है। अब इसमें इसको हमको कैश बुक में पोस्ट करना है, जर्नल में पोस्ट करना है, बिकॉज ये तो सिर्फ जर्नल पूछता तब हम लोग ये एंट्री करते हैं। अभी क्या करेंगे पता है? कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की बात समझो आप। 150 में से कितना नहीं मिल रहा है? 1500, तो 148,500 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये कितना हो जा रहा है? 2000। 148,500 प्लस 2000 मिला के आप देखो आपका 1,50,500। ये समझ में आया? एंड कॉल्स इन अरियर जो नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर जो डेबिट हो रहा है उसका एंट्री जर्नल में आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1500। ये पोर्शन क्लियर है? ये ऐसे होता है नरेशन। being first call money not received on 500 shares at the rate of ₹3 each. Now अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सेकेंड कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री। सेकेंड कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री कहाँ आएगी? ऑब्वियसली जर्नल में। तो जर्नल में हमारी नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऑब्वियसली हमारा 50,000 शेयर्स है एंड 50,000 शेयर्स के ऊपर में सेकेंड कॉल मनी ₹1 करके, तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना? 50,000। क्लियर? सेकेंड कॉल के टाइम में क्या था कि मिस्टर एक्स तो वापस अपना पैसा देगा नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स तो आपको एडवांस में दे दिया था। तो कॉस्ट एडवांस जो पहले क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। मिस्टर वाई पैसा नहीं दे रहा है, कॉल्स इन अरियर भी डेबिट होगा, बट वो सब तो जर्नल में होगा। कैश बुक तो खाली पैसा मिलने का एंट्री होगा। एक बार अगर आपको इसकी एंट्री समझाएं, सिर्फ जर्नल में अगर इसकी एंट्री बोली जाए कैसे होगी? सेकेंड कॉल मनी मिलने वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to equity share second call। तो सेकेंड कॉल में अगेन रिपीट आपका क्रेडिट तो यहाँ 50,000 ही होना है। कॉल्स इन अरियर ₹1 करके 500। कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा कितना? 2,000 जो पहले क्रेडिट हुआ था। बैंक में डेबिट कितना हो जाएगा आपका? 47,500। गॉट इट? अब आप जब इसका कैश बुक करोगे तो कैश बुक क्या होगा? टू इक्विटी सेकेंड कॉल कितना आएगा? 47,500। टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 47,500। जर्नल में calls in arrear account debit calls in advance account debit to equity share second call। calls advance debit
2000 कॉल्सनर डेबिट 500 टू सेकेंड कॉल 2500। इजी, समझ में आ रहा है? आपको क्या सिखा दे रहे इस एक सम्स के अंदर, इस एक सम्स को अगर आप ढंग से वापस से रिवाइज कर लो ना, आपका बेसिक जर्नल एंट्रीज, प्रीमियम होगा तो कैसे होगा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स एडवांस, जर्नल, कैश बुक, ये सारा पोर्शन इस एक सम्स के थ्रू। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशंस कुछ एक उठा के देख लोगे, स्टार्टिंग का चैप्टर में पूरा कमांड आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए सम्स चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के देना, मैं प्रैक्टिस का सम्स दूंगा, उनका सोल्यूशन का वीडियो भी शेयर करूंगा आपको मैं, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, ये शेयर्स हमने क्या क्या कहा था, कंपनी फोरफिट कर रहा था, जिन पर अरियर था 400 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किया है, राइट। कंपनी इसमें से 500 शेयर्स जो था कंपनी फोरफिट कर ले रहा है। फोरफिचर का एंट्री अपने को पास करना है। अब तो फोरफिचर का एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, फोरफिचर के लिए जर्नल में पास कर रहे हैं अपने, जर्नल जहां पास करते वहीं पे करना है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बताए थे, इक्विटी कैपिटल डेबिट होता है विद द अमाउंट कॉल्ड अप, एंड रिमेंबर कॉल्ड अप अपनी कंपनी यहां पे कितना शेयर्स फोरफिट कर रहा है, कंपनी यहां कितना शेयर्स फोरफिट कर रहा है 500, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना कहलाएगा 500 इंटू 10 रुपीज, दैट इज 5000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है, अगर नहीं मिला है तो इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, बताए थे इफ नॉट रिसीव्ड। इक्विटी कैपिटल अमाउंट कॉल्ड अप डेबिट बताए थे, सिक्योरिटी इफ नॉट रिसीव्ड तो मिल चुका अपने को, तो डेबिट होगा नहीं। 2 कॉल्स इन अरियर, मिस्टर वाई का कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मिला के 4 रुपया था, हाँ या ना, मैं उस एंट्री को वापस से रिपीट कर रहा हूं यहां पे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 5000 टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 2000। कॉल्स से अगर आप ध्यान से देखो आपने 2 बार डेबिट किया है सम्स में, एक बार आपका 1500 और एक बार आपका 500। ये 2000 जो है जर्नल में करना आपको, मैं आपको इस फ्रंट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। टू कॉस्ट 2000 एंड 2 शेयर फोरफिचर। 2 शेयर फोरफिचर का मतलब क्या बताए थे, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, बैलेंस देखो तो 3000 हो रहे हैं, वैसे सोचो तो ये शेयर होल्डर कंपनी को कितना दिया 500 इंटू 6, यानी ये जरूर से नोट करना 6 रुपए कैसे, इस आदमी ने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया है एंड अलॉटमेंट का भी 3 रुपया, अलॉटमेंट का 5 रुपया था, बट 5 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम का था ना, और प्रीमियम का पैसा तो फोरफिचर अकाउंट में नहीं जाता है अगर मिल गया तो, इसीलिए फोरफिचर में 6 रुपया, पैसे बैलेंस करके भी 3000 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके भी 3000, क्रॉस चेक भी हो गया, लॉजिक समझ में आया। 500 इंटू 6 क्यों, क्योंकि 6 रुपया ही वो दिया है टुवर्ड्स कैपिटल, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। अब ये शेयर्स में से कंपनी ने कितना शेयर्स रीइश्यू किया, क्वेश्चन फॉलो करो आप। कंपनी ने रीइश्यू किया था सिर्फ 400 शेयर्स, क्वेश्चन में देखा, एंड 400 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू किया 11 रुपया करके, मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो एंट्री कहां आ जाएगी हमारी कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000, 400 इंटू 10 एंड टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट 400। तो री इश्यू के एंट्री में शेयर फोरफीचर डेबिट नहीं हुआ। अब लास्ट एंट्री हमारा फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इश्यू का एंट्री। प्रॉफिट ऑन री इश्यू का एंट्री कैसे होगा, ध्यान से देख लो आप। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 400 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है तो सिर्फ उतना का ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर पार्ट रीइश्यू है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं पार्ट रीइश्यू, जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे हैं पार्ट रीइश्यू बोलते हैं इसको। अगर पार्ट रीइश्यू हो रहा है 400 शेयर्स इनटू पहले जितना मिला हुआ है 6 माइनस अगर कुछ डेबिट किए हैं, तो अभी तो अपने कुछ डेबिट किए नहीं, हाँ या ना, अभी तो अपने कुछ डेबिट किए नहीं है, तो 400 इंटू 6 माइनस 0, 400 इंटू 6 माइनस 0, तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व द अमाउंट इज 2400। क्लियर, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू। दैट्स इट, एंड इज खत्म। अब खाली क्या करना होता है आपको, लास्ट चीज जो सिखानी है दैट इज कैश बुक का दोनों साइड को क्लोज कर बैलेंस कैरिड डाउन, हमारा जितना बचेगा ये बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, जो कि हम लोग हमेशा कैश बुक में करते हैं क्लास 11 से। क्लियर। अब ये जो मैंने कहा है पूरा बेसिक था, इस यहाँ तक का पोर्शन आप ढंग से देख लो, आपको ये 4-5 सम्स आराम से आप कर पाओगे। आपको मैं कुछ एक सम्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इनको आप खुद सॉल्व करो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन प्लस प्रो राटा एंड एवरीथिंग मिलेगा आपको। ये 4 सम्स का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनका सोल्यूशन रेडी रखना एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो द वेरी नेक्स्ट डे। The second sum, just take a screenshot of these questions. Next. Clear? यहाँ तक का ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखो। देखो अब कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। इन सबका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एंड आई स्टार्ट विद प्रो राटा अलॉटमेंट एंड a lot of other things covering the entire gamut of this issue of shares. So stay tuned channel, keep loving, keep supporting, share it with your friends as much as possible. इस चैप्टर का MCQs का वीडियोस भी आने वाला है।